दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं कुछ साक्ष्यों की ओर। तो देखिए, ये जो चित्र आपको दिख रहा है, इसमें एक हड़प्पन कल्चर का सील दिख रहा है। और इसके ऊपर आप ध्यान से देखिए तो कुछ अंक उत्कीर्ण है। अब फिर थोड़ा बगल में आइए तो हड़प्पा में लिखने पढ़ने के लिए जिन संकेतकों का, जिन अक्षरों का प्रयोग होता है, वो आपको दिखाया गया है। तो दोस्तों, ये बड़ी उपलब्धि थी उस समय की कि इतने समय पहले, उस समय भी लोग लिखना पढ़ना जानते थे। अब हम आपको दूसरे साक्ष्य की ओर ले चले। यहाँ देखिए, आप विभिन्न प्रकार के खिलौने देख रहे हो। हाँ, बैलगाड़ी है तो बैलगाड़ी का प्रयोग होता था, यानी बैलों की जानकारी थी। पहिए लगे हैं, पहिया थी, उसको खींचने की जो भी तकनीकी थी वो आपको दिख रहे हैं। यहाँ तरह तरह के खिलौने आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अब हम देखते हैं वहां के एक और साक्ष्य को। ये हैं आभूषण। हड़प्पा काल के ये आभूषण आपको दिख रहे हैं। वहां विभिन्न प्रकार के आभूषणों का निर्माण होता था और इसका उपयोग वहां की खासकर स्त्रियां अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, फैशन के लिए कहें, इसका प्रयोग करती थी। तो ये तमाम चीजें हड़प्पा के इतिहास के बारे में हमको पूरी की पूरी जानकारी देती है। इन साक्ष्यों के आधार पर ही जो भी इस सभ्यता के संबंध में हमारे मन में प्रश्न होंगे, हम उनके जवाब दे सकेंगे। अब देखिए, वहां के भवन निर्माण की ये तस्वीरें हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरीके के भवन लोग ये यहाँ बनाते थे। बड़े बड़े ये आपको जो मोहनजोदड़ो का दिख रहा है, ग्रेट स्नानागार है, महा स्नानागार है, सीढ़ियां बनी हुई है। अब इसमें आप देखें, ये पूरे सिटी प्लानिंग की तस्वीर है। यहाँ देखें, ये इधर नालियां बनी हुई है। इधर इधर आप देख सकते हो कि ये तमाम चीजें आपकी बनी हुई है। तो ये वो प्रमाण हैं जिनके आधार पर हड़प्पा संस्कृति के बारे में जो भी सवाल हमारे मन में होंगे, हम उसका जवाब ढूंढ सकेंगे और उसका सही सही उत्तर हम पा सकेंगे। अब देखिए आप, इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने इसकी व्याख्या की है। और ये साक्ष्य कौन से हैं दोस्तों? ये साक्ष्य वो साक्ष्य हैं जो झूठ नहीं बोलते। ईंट हैं, पत्थर हैं, मूर्तियां हैं। हेलो दोस्तों, आओ इतिहास पढ़ो के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता की आगे की बात करेंगे। मैंने पीछे भी हड़प्पा सभ्यता पर एक वीडियो दी थी, उम्मीद है आपने देखा होगा। यदि नहीं देखे हैं तो उसे देख सकते हैं। दोस्तों, ये हड़प्पा सभ्यता पर हमारी दूसरी वीडियो है। और हड़प्पा में हम देखते हैं कि भाई, एक भव्य सभ्यता थी, अति प्राचीन कालीन सभ्यता थी। यह भारत, यह हमें एक गौरव के काल में ले जाता है। तो यहाँ हम कुछ खास बातों की बात करें। यह हड़प्पा वह पहला साइट था, आर्कियोलॉजिकल साइट, जहाँ हड़प्पा संस्कृति की खोज हुई। तो हड़प्पा की पहली खुदाई हड़प्पा की जहाँ होती है, ये है जिला साहिबाबाद है। और इसका प्रांत क्या है? पंजाब। ठीक है। दूसरा जो सबसे बड़ा भव्य शहर था, वो था मोहनजोदड़ो। इसकी खुदाई कहाँ होती है? सिंध में। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट खुदाई होती है, व्यापारिक नगरों की, समुद्र पार जहां से व्यापार होते थे, जहां सी पोर्ट बने थे, वो हमको मिलता है कहाँ? गुजरात में, अहमदाबाद जिला में। और जो सबसे लेट खुदाई हुई, हालांकि सभ्यता वहां पहले विकसित हुई थी, वो है महाराष्ट्र में दार्जिलिंग। अब इन जिन क्षेत्रों में ये चीजें हमें मिलती है, सिंध में, पंजाब में, सिंध में, गुजरात में, महाराष्ट्र, तो ये सीक्वेंस अचानक मेरे मन में एक भावना जगा दी।
कि भाई एक एक मन में एक रिदम पैदा हुआ। क्या रिदम है भाई? पंजाब सिंध गुजरात मराठा, भी हमारे राष्ट्रगण में ही कहा गया। और इन्हीं क्षेत्रों का इतना महत्व है इस हड़प्पा संस्कृति में, यह निश्चित रूप से उनको आगे ले जाने वाली लगती। अब हम देखेंगे कि इन सभ्यताओं में कौन सी बातें हैं, क्या हैं, और हमारे मन में इसके बारे में एक उत्कंठा, एक जागरूकता, एक बेचैनी सी आती है कि भाई इस सभ्यता में और हुआ क्या। तो हम देखेंगे कि यहाँ और क्या चीजें थी। तो हम निश्चित रूप से कहते हैं कि हड़प्पा की सभ्यता, हड़प्पा की संस्कृति भारत के गौरवमय काल का जीता जागता उदाहरण। दोस्तों, जब भी हम किसी बात की पर बल देते हैं, जब हम यह कहते हैं कि यह अकाट्य है, यह विषय अकाट्य है, तो हम बोलचाल की भाषा में क्या प्रयोग करते? इतिहास गवाह। तो इतिहास गवाह है, लेकिन हड़प्पा के इतिहासों के गवाह, आज मैं उनसे आपका परिचय कराऊं। इन हड़प्पा के इतिहासों के गवाह हैं। और गवाह क्या है? वहां से मिली आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स, आर्टिफैक्ट्स। ये आर्टिफैक्ट्स जो जीवित नहीं है, जो जीवित नहीं थे, और वो आज हमसे बहुत कुछ कहते हैं। तो दोस्तों, 12वीं कक्षा के पुस्तक में सबसे ऊपर लिखा हुआ ईंटें बोलती है, अस्थिर बोलती है। ये ऐसी चीजें हैं जो कभी झूठ नहीं बोलती। किसी लेखक के लिखने में कुछ बातें छूट सकती है, कुछ उसके मन की बात या भावना प्रकट हो सकती है, लेकिन ये ईंट, ये पत्थर, ये मूर्तियां, ये सील, ये सिक्के, ये सड़कें, ये नालियां, ये खिलौने, ये आभूषण, ये ऐसी चीजें हैं जो कभी झूठ नहीं। इसलिए हड़प्पा के इतिहास के बारे में हमें व्यापक जानकारी मिलती है और अकाट्य जानकारी मिलती है, जिसका कोई जवाब नहीं। तो दोस्तों, अब हम अपने प्रश्नों की बात करें तो हम कहते हैं कि भाई जब हड़प्पा की सभ्यता इतनी विकसित, इतनी भव्य और इतनी एडवांस, इतनी उन्नत किस्म की थी, तो मन में एक सवाल तो आएगा ना, क्या वहां के लोग इस उन्नत सभ्यता, जब हम सभ्यता की बात करते हैं ना, तो मेरे दिमाग में आती है लोग पढ़े लिखे थे क्या, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था थी क्या। तो इन सवालों के जवाब मैं क्या दूं? ये तो वहां के साक्षी देंगे जिनसे हम आपका परिचय कराएंगे। तो मेरा प्रश्न होता है, लिखने पढ़ने की कला का क्या हाल? लिखने की कला, या इसे आप विज्ञान कहें तब भी कोई हमें आपत्ति नहीं है। तो क्या वहां के लोग लिखना पढ़ना जानते हैं? तो चलिए अब हम उन साक्ष्यों से ही पूछते हैं कि क्या वहां के लोग लिखना पढ़ना जानते थे। अगर लिखना पढ़ना जानते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं, कितना लिखते थे, ये तमाम बातें हमें साफ हो जाएंगी। हाँ, तो हम लिखने पढ़ने की बात कर रहे थे। वहां से जो सील मिले, वहां से जो मुहरें मिली है, उस पर तो कुछ पशुओं के चित्र हैं, कुछ और तरह की आकृतियां हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ अक्षर उत्कीर्ण हैं। अब इन अक्षरों से यह बात तो साफ हो जाती है कि वहां के लोग कुछ लिखते थे, यानी लिखना जानते थे। लेखन कला का विकास उन लोगों ने कर लिया था। अब हम तर्कों की बात करते हैं, तो भाई लिखा क्यों जाएगा? इसीलिए ना कि उसको दूसरे लोग पढ़ सकें, उसके भावों को समझ सकें। तो यहाँ लेखन कला तो थी, ये बात तय है। और लेखन कला कैसी है कि वहां 400 से 600
चिन्हों को संग्रहित किया गया है, संग्रहित और पहचान। यही आप भी तो लिखते हैं, हम भी तो लिखते हैं, आज तो सभी लोग लिखते पढ़ते हैं ना। तो अंग्रेजी लिखते हैं कितनी अक्षर? 26। चलिए भाई, हम 26 ही नहीं मानते और मान लेते हैं। संकेत, अगर उसके लिखित स्वरूप, उसके आकृति की बात करें तो कैपिटल और स्मॉल, चलिए मिला लीजिए 52। कुछ और भी चिन्ह है, फुल स्टॉप है, एक्सक्लेमेशन है, इंट्रोगेशन का मार्क है, कॉमा है, चलिए भाई इसको भी जोड़ लेते हैं। लेकिन इनकी संख्या 400 से 600 नहीं होती, तो ये 400 से 600 है। हिंदी का भी करें तो वैसा ही पूछेगा। तो ये 400 से 600 अक्षर लिखने के मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि ये क्या है कि सिलेबल में लिखते, सिलेबल में लिखते थे। तो सिलेबल का क्या मतलब होता है कि कुछ शब्दों के अंत में सिलेबल, कुछ शब्दों के अंत में एक ही तरह की बातें जैसे लिखते हैं। जैसे अब आप अंग्रेजी से इसको समझें तो हम लिखते हैं एजुकेशन, यहाँ क्या है? तीन लाइन, ठीक है भाई। और क्या कहेंगे? सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन। यहाँ क्या है? TION है, इरिगेशन, इरिगेशन। यहाँ भी क्या है? TION है। तो ये एक सिलेबल हो गया। तो इस सिलेबल को व्यक्त करके ये लोग क्या किए कि इस, जैसे उदाहरण के तौर पर समझें कि ये जो TION है, इसके लिए एक ही संकेतक है, एक ही संकेतक, तो एक ही संकेतक से व्यक्त करते हैं और उसके पहले वाले भाव को अलग अलग अक्षरों में लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ क्या है कि जब हम लिखने की कला की बात करते हैं तो सबसे पुरानी हम लोग कहते हैं कि पिक्टोग्राफी। तो ग्राफी, ग्राफी, ये पिक्टोग्राफी, ये हड़प्पा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये लिखने के जो हमारे तत्व हैं उसको। तो पिक्टोग्राफी में लोग क्या करते थे कि किसी वस्तु को दर्शाने के लिए उसका एक चित्र, एक फोटो जैसा कुछ बना देते थे। अब ये पिक्टोग्राफी में क्या होगी? जितनी वस्तुएं हैं उतने संकेतक, उतने तरह के चिन्ह, जितने तरह के भाव उतने तरह के चिन्ह। तो इसकी संख्या तो हजारों लाखों में भी हो जाए तो आश्चर्य नहीं। लेकिन यहाँ क्या मिलता है? 400 से 600 ही मिलते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये प्रोटो सिलेबल पद्धति। अब आते हैं तो ये लिखते क्या थे और उसमें उससे हमको क्या सूचनाएं है? तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये क्या लिखा हुआ है इनके इंस्क्रिप्शन में। इनके जो मोहरम पर जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं उसमें क्या लिखा है उसकी जानकारी। क्यों? क्योंकि उस स्क्रिप्ट को, इस भाषा को, उनके लिखावट पद्धति को हम लोग उन्हें डिकोड नहीं कर पाए, हम उसको पढ़ नहीं पाए। तो पढ़ नहीं पाए तो ये उन लोगों की गलती तो है नहीं, ये तो हमारी चूक हो गई, या अभी तक हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। अगर पढ़ते तो हड़प्पा के बारे में संभवतः इससे भी ज्यादा सटीक जानकारी मिलती। अब ये लिखते कैसे हैं तो आपको मैं बताता हूं। तो चित्रों के माध्यम से हम लोग भी क्या करते हैं? हिंदी लिखते हैं, अंग्रेजी लिखते हैं, उर्दू लिखते हैं, कई भाषाओं में। तो लिखने की बात करें तो दाहिने से बाएं लिखते हैं या बाएं से दाहिने लिखते हैं? तो हम जो लिखते हैं वो क्या करते हैं? तो बाएं से दाहिने की तरफ, अंग्रेजी भी और हिंदी भी। तो सपोज कीजिए कि हमने कागज पर क्या किया, एक मार्क लगा दिया, अब यहां से लिखना शुरू किया। अब देखिए यहाँ क्या है कि इस तरफ तो एक सीधे में दिखती है,
और इस तरफ क्या है, कोई शब्द थोड़ा बड़ा हो गया तो एक आध अक्षर थोड़ा सा आगे बढ़ने दिया, लगा कि कोई शब्द बड़ा हो रहा है इसलिए नहीं हट पाएगा, फिर नीचे चले आए, यहीं छोड़ दिए, ऐसा किए। और जहां से बड़ा अक्षर करना है वहां को बीच से नहीं छोड़कर फिर नीचे से लिखना शुरू कर दिए। तो ये इसको वहां हम लोग बोलते हैं अलाइनमेंट सिस्टम। तो अलाइनमेंट इसका क्या होता है, यही बताता है कि इधर से पूरी तरह सीधी है वो क्या है कि हम इधर से लिखना शुरू। अब उर्दू की बात करें तो उर्दू तो इधर से लिखें, और देखिए यहाँ क्या है, यहाँ अलाइनमेंट इधर से सीधा लगता है, इधर से। इस अलाइनमेंट पद्धति को देखते हुए वहां की जो लिखावटें मिली है, इसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि ये क्या करते थे, दाहिने से बाएं की तरफ। तो इनकी लिखावट काफी व्यापक है, हम इसको नहीं पढ़ पाए हैं, हमने इसका खोज नहीं कर पाया, हमको डिस्पर नहीं कर पाए, हम उसको डिकोड नहीं कर पाए। इसलिए किन विषयों पर लिखे, क्या लिखे, उस उनके भाव क्या थे, लिखने का तात्पर्य क्या था, लिखने का मकसद क्या था, इसकी जानकारी हम नहीं कर पाए हैं। ये बात हमें पता चलती है। अब हम देखें कि भाई और क्या था यहाँ पे, लिखने पढ़ने की बात तो हो गई। चलिए समाज के साथ है। तो जब हम समाज की बात करते हैं, हम दुनिया के इतिहासों में देखते हैं कि समाज एक ही तरह के लोगों का नहीं होता है, उसमें विभिन्न प्रकार के लोग। अब लोगों की बात करें तो कुछ क्या होंगे, उच्च वर्ग के हो जाएंगे, कुछ क्या होंगे, मध्य वर्ग के हो जाएंगे, कुछ क्या हो जाएंगे, निम्न वर्ग के हो जाएंगे। तो क्या हमारे मन में ये सवाल उठेगा ना कि क्या हड़प्पा के समाज में भी इस तरह का वर्ग विभेद था या नहीं। चलिए इसका परीक्षण हम करते हैं, अपने उन्हीं साक्ष्यों से पूछते हैं कि भाई क्या है। तो हड़प्पा की खुदाई से, हड़प्पा संस्कृति की खुदाई से, हड़प्पा में हो, मोहनजोदड़ो में हो, कालीबंगा में हो, लोथल में हो, नागेश्वर में हो, जहां, तो इन खुदाइयों से हमें दो तरह के भवन, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आज भी अगर हम देखने जाएं तो क्या देखेंगे, हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति का घर बड़ा है, अधिक सुविधा युक्त है, तो उसे हम मान लेते हैं कि नहीं भाई ये तो लग्जूरियस लाइफ जीता है, तो उसे हम कहते हैं कि ये लोग उच्च वर्ग के रहने वाले। जिन लोगों के पास कुछ साधन है लेकिन बहुत से साधन मिस कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि नहीं ये मिडिल क्लास के हैं। और जिनके पास साधनों का बहुत ज्यादा अभाव हो, कमी हो, उसको हम कहते हैं निम्न वर्ग का। तो इन भवनों से अगर हम पूछें तो इस भवन निर्माण में क्या देखते हैं कि दो तरह के भवन थे वहां, एक तो दुर्ग था, चलिए इसको तो छोड़ दीजिए। अब आते हैं हम निचला भवन। निचला भवन यानी आवासीय था, ये आवासीय है। तो आवासीय भवन में क्या देखते हैं कि प्रत्येक घर में क्या है कि पानी है, कुएं से पानी लेते हैं, कुआं से पानी लेते हैं। अब कुआं से जब प्रत्येक घर में, सब घर में, किसी कोई ऐसा घर नहीं था जहां पानी की दूसरी व्यवस्था हो या पानी की व्यवस्था नहीं, तो हमको सामाजिक भेद तो नहीं दिखता, यानी इस मामले में तो सभी बराबर हैं। ऐसा भी नहीं था कि कोई कुआं से लेता है, कोई हैंडपैप से लेता है, और कोई मोटर से ऊपर टंकी चढ़ा के अपने जहां जहां उसके पानी के उपयोग हैं, बाथरूम में है, किचन में है, जहां भी है तो वहां उपयोग करते हैं। तो पानी की व्यवस्था एक जैसी, केवल कुएं से पानी की व्यवस्था और प्रत्येक घर में था, इसलिए यहां भी हम कोई सामाजिक भेद नहीं देखते। चलिए भाई अब पानी की बात करें, हर घर में शौचालय की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था। तो हम कहते हैं ना कि जिनके घर में शौचालय है या अच्छा शौचालय है, तो वो निश्चित रूप से आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से थोड़ा संपन्न होंगे, यानी वो उच्च वर्ग के होंगे। या अगर थोड़ा कमजोर व्यवस्था है, यहाँ शौचालय क्या है, नीचे से क्या है कि ये पक्का किया हुआ है, एक टैप, एक ब्रिक पेपर का मतलब है कि सोलिंग किया हुआ है कि उसमें कीचड़ नहीं।
और ये शौचालय नालियों से इसकी पानी निकलती है, बाहर के छोटियों नाली में मिलती है, फिर सड़क किनारे बड़े नाली में मिलती है। तो शौचालय के मामले में भी यहाँ हमको भेदभाव नहीं देख रहे हैं। अब चलिए भाई, अब हम क्या देखें, हर के घर में आंगन है, तो आंगन है तो ये सब का एक जैसा है, सब विकृत है। उसके बाद में क्या है, स्नानागार है, स्नानागार है। यहाँ भी कोई अंतर नहीं कि भाई बड़े लोग तो अपने बाथरूम में नहाते हैं और जो दुर्बल वर्ग के लोग हैं वो क्या करते हैं, खुले में, आंगन में, बाहर में कहीं स्नान कर लेते हैं जरूरत पड़े। यहाँ सारे जगह एक जैसी व्यवस्था है। तो ये आवासीय व्यवस्था उनकी बताती है कि समाज में कौन बहुत ज्यादा। हाँ, अलग अलग केंद्रों पर देखें तो भाई वो क्षेत्रीय विकास का क्रम था, तो उसमें क्षेत्रीय विकास के अनुसार कहीं के शौचालय थोड़ा ज्यादा अच्छे क्वालिटी के हो सकते हैं, कहीं की आंगन कहीं अच्छी क्वालिटी के हो सकती है, कहीं के कुएं ठीक ठाक हो सकते हैं। तो ये सारी चीजों को देखने के बाद इससे तो हमें नहीं लगता कि वहां के समाज में किसी तरह का भेदभाव है। तो वहां सामाजिक भेदभाव नहीं। चलिए, अब क्या हम सामाजिक भेदभाव को केवल भावनाओं के आधार पर नहीं देख सकते हैं? नहीं, हम कुछ और बातें देखते हैं। तो और बातें हम क्या देखें भाई, ये है बर्तन का परिवर्तन, पॉटरी। ये यहाँ की पॉटरी जो है, आप देखेंगे कि ये पॉटरी क्या है कि चाक पर बना हुआ है, चाक पर बना हुआ है। और खास करके हड़प्पा में तो चाक मिले। चाक आप समझते होंगे, वो एक बड़ा सा पहिया होता है, एक कील पर बैठा रहता है, उसको घुमाते हैं, उस पर गीली मिट्टी डाले और कुम्हार क्या करते हैं कि हाथ की मदद से अपने इच्छा क्या करते हैं। तो ये बर्तन बने हैं। तो सारे लोगों के घर में अगर मिट्टी के ही बर्तन है और ये बर्तनों को क्या करते हैं, बर्तन सामान्य नहीं है, उसको सजाने के लिए, उसको सुंदर बनाने के लिए उसके बाहर कुछ ज्यामिति का आकृतियां बनी हुई है, पेंटेड है, तो ये सभी लोग उसी तरह के बर्तन का प्रयोग करते हैं। तो बर्तन के आधार पर भी हम नहीं कह सकते कि हड़प्पा संस्कृति में सामाजिक भेदभाव था। और चलिए, किसी समाज का भेदभाव समझना है तो वहां के स्त्रियों के जीवन पर जरा गौर कर लीजिए कि स्त्रियां कैसी थी भाई, स्त्रियां कैसी हैं। तो स्त्रियों को देखें तो स्त्रियों का समाज में सम्मान था। और सम्मान क्या था, वहां से एक मूर्ति मिली है प्रकृति देवी की, और इन प्रकृति देवी में क्या दिखाया गया है कि एक लेटी हुई स्त्री है और उसके नाभि से एक कमल का मृणाल, डंठल जिसमें आगे चल के फूल लगेगा, तो वो निकलता है। तो इस तरीके हम दिखाते हैं कि ये प्रकृति का ये स्वरूप है, ये उर्वरा का रूप है, यही हमको खेती बाड़ी में आगे बढ़ाता है, इसी से हमारे भोजन की आवश्यकता पूरी होती है, दुनिया की कई सारी आवश्यकताएं होती है। तो स्त्रियों का क्या है, यहाँ देवी देवी स्वरूप। लेकिन इसमें हमें कुछ कहना, इसमें कहना क्या है कि आज भी तो हम भारत में बोलते हैं कि नहीं भाई, जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहीं देवता का निवास होता है, यानी स्त्रियों को, क्या यह भाषा तक सीमित है, यह कुछ और है? तो यहाँ हम देखते हैं कि उत्पादन देखते हैं, उत्पादन जितनी बड़ी मात्रा में आभूषणों का उत्पादन वहां देखता है। आभूषण, ये आभूषण क्या है कि स्त्रियों के लिए के उपयोग में अधिक काम आने वाली चीजें हैं, तो तमाम तरह के आभूषण बने हुए। यानी वहां का जो प्रोडक्टिव सिस्टम है फीमेल सेंटर्ड है। लोग स्त्रियों के उपयोग की वस्तुओं का अधिक उत्पादन करते थे, इसका मतलब स्त्रियों को समाज में सम्मान था। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते। तो यहाँ हम सामाजिक भेदभाव को देखते नहीं। अब आगे बढ़ते हैं कि हम अन्य सभ्यताओं की, दुनिया की अन्य सभ्यताओं की अगर बात करें तो जैसे कुछ सभ्यताओं में देखते हैं कि पिरामिड बने हुए हैं। पिरामिड क्या है भाई, मरने के बाद उनके संस्कार कर दिए जाते हैं, यानी मृत शरीर को फिनिश करते थे। तो हिंदुओं में, भारत में भी प्रचलित है, यह क्या है कि डेड बॉडी को श्रद्धापूर्वक
जला देने की व्यवस्था है। चलिए, क्रिश्चियंस में, मुस्लिम्स में, कुछ और लोगों में क्या है कि नहीं भाई, हम उनको इनग्रेव, इनग्रेव का मतलब कब्र में डालते हैं, कब्र में दफन करते हैं। तो जब कब्र में हम दफन करते हैं तो हड़प्पा की संस्कृति में भी कई प्रकार के कब्र, कई अनेकों कब्र उद्घाटित किए गए। अब इन कब्रों में क्या कोई भेदभाव है? तो देखते हैं कि कब्रों में कभी कभी कुछ कीमती वस्तुएं, आभूषणों इत्यादि, सेंट वगैरह की शीशियां रखी है, कुछ में नहीं है, या कुछ में साधारण क्वालिटी के आभूषण हैं, मिट्टी के बने मन के दाने माले हैं, तो कुछ में क्या है, सीपी का, शंख का, ऐसे कुछ बना हुआ चीज है। तो ये जो वस्तुएं हैं ये हमको बताती है, तो कुछ इतिहासकारों का संदेह है या उनका अपना मानना है कि ये कपड़ों में तरह तरह के जो अलग अलग प्रकार की वस्तुएं रखी है, उसके आधार पर देखें जिन लोगों के कपड़े में कीमती वस्तुएं या स्थानीय वस्तु को छोड़कर बाहर से मंगाई गई वस्तु। अब जैसे हड़प्पा को देखिए, तो हड़प्पा तो कोई समुद्री तट है नहीं, तो वहां तो शंख और सीपी के संबंध बनते नहीं है। लेकिन हड़प्पा में अगर किसी व्यक्ति के लेकिन जो लोथल है, नागेश्वर है या और जगह है, तो वहां ऐसी चीजें मिलती है। तो ये मिलती है। दूसरा क्या मिलता है कि इसमें कब्र के साथ, कब्र के अंदर पाई गई वस्तु, पाई गई वस्तु के आधार पर। अब क्या है कि कुछ कब्रों में हम क्या देखते हैं कि ईंटे का पहले नीचे सोलिंग कर देते हैं, कुछ देर तक दीवार बना लेते हैं, यानी ईंटे का एक ऐसा आकृति ये बना लेते हैं और इसके अंदर ही क्या करते हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, और कुछ कपड़ों में ये ईंट के बने थे। तो कुछ लोगों का मानना है कि जो लोग ईंट का इस तरह का ब्रिक पेरिंग करके उसका एक पहले स्ट्रक्चर बनाते थे, उसमें शवों को दफन करते थे, तो हो सकता है कि श्रेष्ठ लोगों का नहीं, ये क्षेत्रीय प्रचलन है। ऐसा कहीं देखते नहीं है कि भाई जहाँ क्षेत्र में प्रचलन था वहां पर तो ईंटों का प्रयोग किया, जहाँ नहीं था। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि वहां कोई सामाजिक भेदभाव हमको दिख नहीं रहा। और सामाजिक भेदभाव नहीं दिख रहा है तो ये भाई, तो कहते हैं कि वहां समाज में कोई भेदभाव नहीं। लेकिन फिर भी यह माना जा सकता है कि जो लोग तकनीकी रूप से उन्नत तकनीकी से बने सामानों का प्रयोग करते थे, उनका जीवन स्तर थोड़ा बेहतर तो रहा होगा। तो इस तरह वहां के सामाजिक भेदभाव को हम देखते हैं कि वहां समाज की इस प्रकार की रचना थी। अब चलिए भाई एक कदम और आगे बढ़ते हैं। एक कदम आगे बढ़ते, आपके मन में आता होगा कि जब समाज इतना उन्नत हो गया था, इतने बड़े बड़े भवन बनाए गए थे, इतनी अच्छी सड़कें बनाई गई थी, इतनी अच्छी नालियां बनाई गई थी, कचरा प्रबंधन का व्यवस्था किया गया था, पानी का व्यवस्था किया था, सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया, ये सारे कुछ थे, तो वहां के लोगों की कोई धार्मिक मान्यता थी क्या? धार्मिक मान्यता, अगर मान्यता थी तो ये मान्यताएं क्या थी और इसके संबंध में क्या प्रमाण, और क्या धर्म के नाम पर भी समाज में कोई विभाजन था? तो दोस्तों बड़ी आश्चर्य होती, हड़प्पा के विभिन्न आर्कियोलॉजिकल सर्वे के साइट से छोटी सी छोटी वस्तु का हम जानकारी करते, छोटे छोटे मन के माले, आभूषण, खिलौने, भवन, नालियां, सड़कें, मिट्टी, उनके खाए गए जो कचरे थे उससे हम मछली की हड्डियां तक निकाल के उसका भी हमने परीक्षण कर लिया और कहते हैं कि नहीं भाई उनके खाने में यह सामग्री सब। लेकिन आज किसी भी आर्कियोलॉजिकल साइट से हमें किसी धार्मिक भवन का पता नहीं लगा, धार्मिक भवन का पता नहीं, का साक्ष्य नहीं मिले, साक्ष्य नहीं। तो जब नहीं मिला तो क्या है,
तो वहां कोई धर्म नहीं था क्या? ऐसा भी नहीं कह सकते, ऐसा हम नहीं कह सकते कि धर्म नहीं। वहां मंदिर नहीं पाए जाते, वहां गिरजा नहीं पाई जाती, वहां मस्जिद नहीं पाए जाते, या किसी प्रकार का कोई धार्मिक भवन वहां नहीं मिले हैं, मिले नहीं। अब जब नहीं मिले हैं तो भाई हम क्या कहें इसके बारे में? तो देखिए, क्रिश्चियन धर्म का जन्म ईसा मसीह के जन्म से शुरू होता है। कब? फर्स्ट एडी से, एडी 1। ठीक है, चलिए, तो वहां पर हम क्या देखेंगे कि, और यहां हम बात कर रहे हैं 3500 BC। तो हो सकता है कि उस समय के लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हों, या हो सकता है कि उस समय के लोग मंदिर में जाकर कोई पूजा प्रार्थना नहीं करते हों। तो ये बात तो लगती है। हिंदुओं में भी, अरे वैदिक सभ्यता के भी मंदिर नहीं मिले, मंदिरों के साक्ष्य नहीं है, मंदिरों का कहीं वर्णन नहीं है। तो ऋग्वेद कालिक या पूरे वैदिक काल में वहां यह मूर्ति मूर्ति पूजा तो जब वैदिक से हम हिंदू संस्कृति में, हिंदू धर्म में आते हैं तब मिलती है। तो यहाँ भी नहीं मिलती है, तो इसमें कोई अर्थ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर धर्म नहीं था, ये तो कोई नहीं कह सकता। ये क्लेम अगर करता है तो उसका ये क्लेम गलत हो। कैसे भाई? है कि अच्छा, अगर धर्म को आप मानते हैं कि वहां के लोगों का धर्म था, तो क्या है, तो वहां पर एक सील मिला। सील का मतलब समझ रहे हैं ना? इस मुहर में एक साधु जैसा व्यक्ति का, साधु जैसा मिल गई। इसके चारों तरफ क्या है कि कई पशु हैं, बारहसिंगा है, ये है, कई तरह के पशु, और वो कुछ जोगी टाइप का दिख रहा हो, उस पर कुछ लिखा नहीं। तो इतिहासकारों का मानना है कि ये जो जोगी की आकृति है और इसके चारों तरफ पशु हैं, तो इसको हम कहते हैं क्या है कि ये पशुपति का पुराना स्वरूप हो सकता है। अब पशुपति किसको कहते हैं ये तो बताने की जरूरत नहीं है। आज उसी को आधुनिक युग में हम शिव या शंकर के नाम से देखते हैं। तो ऐसा था कि इनके पास, अच्छा, प्रकृति चीजों के को ये बड़ा आदर करते थे। जैसे मातृ देवी की बात मैंने की, उसकी पूजा करते हैं। तो धार्मिक प्रथा कुछ न कुछ तो थी, ये धर्म को मानते थे। ये साधु जैसी आकृति क्यों, इसके चारों तरफ पशु क्यों? और क्या है कि वहां के घर में छोटे छोटे इस तरह के कोनिकल स्ट्रक्चर, ये इतिहास में एक विवाद है। अब विवादित क्यों है भाई? कुछ लोग कहते हैं कि शिवलिंग का स्वरूप है, तो इससे हो सकता है, इसका पक्का पता निश्चित रूप से, निर्विवाद रूप से कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोगों का मानना है कि यह क्या है, वस्तुओं को तौलने के लिए पाठ। कुछ लोग कहते हैं कि यह शिव का आकृति है, जो लोग घरों में रखते थे तो उन्हें आप पूजा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये बाट है, वस्तुओं को नापने तौलने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि खिलौने के पार्ट है। खिलौने के पार्ट मतलब जैसे आप शतरंज खेलते हैं तो उसकी गोटियां होती है, डाई, तो ये खिलौने के भाग हो सकते हैं। लेकिन अगर तीनों में से कोई भी निश्चित निर्णय तक हम नहीं पहुंच सके हैं, निश्चित निष्कर्ष तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अगर देखें तो मातृ देवी की पूजा करना, यहाँ क्या है कि पशुपति प्राचीन स्वरूप का पता लगना, मातृ देवी का पूजा करना, इस तरह के शिवलिंग का प्रयोग करना, हम ये क्या है, बड़ी टील वाला, हाँ? एक बैल, क्या है भैया? यह भी तो दर्शाता है कि नंदी का स्वरूप दर्शाता है। आज भी जहां जहां शिव मंदिर हैं उसके सामने इनकी आकृतियां मिलती है। शिव के साथ साथ लोग इनका भी पूजा करते हैं। जो पशु अधिक उपयोगी थे उनकी पूजा करते हैं। पीपल के पेड़ का इनके जीवन में स्थान के प्रमाण देखे जाते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि यह लोग धार्मिक मामले में भी अपने हिसाब से अब एक उच्च स्तर का विकास कर चुके हैं। तो दोस्तों, कुछ और भी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं इसके बारे में करना।
तो उसको हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, आगे देखते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, आप इस चैनल से जुड़िए, इसे लाइक कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे जरूरी बात तो ये है कि इसे आप अपने दोस्तों के, अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए। आनंद का विषय। धन्यवाद।